Now, सैटरडे आपका क्या स्कूल है? छुट्टी हो गई। So let us come to the first point. हमने देखा था कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है और उसके 3 पॉइंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला क्या है? That is क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। हमारे पास जो गेहूं है, 2 तरीके के गेहूं किसान लेके आता है। तो क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट का क्या मतलब है कि अच्छी वैरायटी होगी अगर गेहूं तो महंगे दामों पे बिकेगा। तुम बाहर जाते हो तो हर चीज़ का रेट अलग अलग है, लेकिन उसकी वैरायटी भी तो डिफर करती है। तो जितनी अच्छी वैरायटी होगी किसान को उतना फ़ायदा होगा और वो चीज़ जल्दी ख़राब भी नहीं होगी। इसमें से अपना निकाल लीजिए। सो पहले देखेंगे क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट के 6 पॉइंट। तो मेरा तो दे दिया था ना। दे दिया? यस तो पेन तो आपने लिया नहीं, किसी ने ले लिया। ले लिया था किसी में फुल? चलो, तो क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट का पहला पॉइंट क्या है? इट इज हायर यील्ड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि खेत हमने वो कोई चीज़ लगाई, वैरायटी तो अच्छी मिल गई, लेकिन हमें जो पर एकड़ उसका प्रोडक्शन है वो कम मिला। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम ये जानते हैं कि अमेरिका या दूसरे यूक्रेन ऐसे कंट्रीज़ हैं ज़मीन की कमी होते हुए भी वो ज़्यादा गेहूँ उत्पन्न करते हैं हमसे ज़्यादा। तो अभी हम बहुत पीछे हैं। अगर वर्ल्ड में कंपेयर किया जाए तो पर एकड़ हमारा प्रोडक्शन बहुत कम है। और अगर इजराइल से हम कंपेयर करें तो इजराइल की पूरी ज़मीन रेगिस्तान थी, डेजर्ट, उसको उसने बिल्कुल फर्टाइल लैंड में बदल दिया। तो दैट दे हैव यूज्ड द मॉडर्न टेक्निक मेथड्स। मॉडर्न टेक्निक मेथड्स का यूज़ करते हुए उन्होंने क्या किया? दे हैव पर इंक्रीज्ड द पर एकड़ क्रॉप प्रोडक्शन। बात समझ में आ गई? तो पहली चीज क्या है कि हायर यील्ड, ज्यादा प्राप्ति। यील्ड का मतलब है प्राप्ति। सो इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप। सबसे पहला लक्ष्य तो यही होता है, पर एकड़। ऐसा हम क्यों करना चाहते हैं? हम ज़्यादा अच्छी क्वालिटी पे नहीं ध्यान देंगे। पहले इतनी बड़ी पॉपुलेशन, 150 करोड़ का पेट तो भरो। अरे वैरायटी तो बाद में देख ली जाएगी, भूखे मर जाएंगे तो वैरायटी का क्या करेंगे? तो सबसे पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए? दैट इज ज़्यादा प्रोडक्शन हो। सो लेट अस सी प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप, वी हैव टू इंक्रीज इट। ठीक है, टू इंक्रीज करना है। और दूसरा चीज क्या है हायर यील्ड के बाद? इम्प्रूव्ड क्वालिटी। इम्प्रूव्ड क्वालिटी। आप ये देख लीजिए कि आप यहाँ लेस का पैकेट खा लो और दुबई जाके लेस का पैकेट खा लो, दोनों में फर्क मिलेगा। जो भी क्वालिटी है तो वहाँ सुपीरियर क्वालिटी भेजी जाती है। और यहाँ का लेस खा लो और नेपाल का खा भी नहीं पाओगे, सड़े आलू का बनता, जाके देख लेना खा के। तो वहाँ की कोई भी चीज़ है जो पाउचेज में लोगे वो बहुत ख़राब है। तो जहाँ के लोग जैसे खाते होंगे या जैसा पैसा देंगे वहाँ 3.5 रुपये में मिल जाएगा। और वही दुबई में जाओगे तो 150 रुपये का लेस है। तो वहाँ सुपीरियर क्वालिटी भेजी जाएगी। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो अगर आपके यहाँ इम्प्रूव्ड क्वालिटी ग्रेन्स हैं तो क्या वो दूसरे देश को एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं? एंड देन यू कैन अर्न डॉलर्स। ओके, सो इम्प्रूव्ड क्वालिटी की ज़रूरत है। दैट इज। और दूसरे देश के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो मानक होते हैं। जैसे हमने यहाँ से टर्की को भेजा था गेहूँ, शिपमेंट उसने रिजेक्ट कर दिया, बोला इनके गेहूँ में कहीं सफ़ेद कीड़े निकले हैं और हम पूरा रिजेक्ट करते हैं। कहीं किसी एक बोरे में अगर निकला होगा
फिर लेकिन उसके बगल में एक दूसरा देश था, कौन कोई था, तो उसने कजाकिस्तान, उसने हाथों हाथ दिया, बोला हमको ये गेहूँ दे दो, हम इससे 1.5 गुना रेट देंगे। तो वो बात अलग है, क्योंकि टर्की की हमसे बनती नहीं है, फिर भी चूंकि उसने हमसे मांगा गेहूँ, वो कश्मीर के मुद्दे पर हमारे साथ नहीं रहा है। उसने कहा है कि कश्मीर किसको दिया जाना चाहिए, वो एक मुस्लिम कंट्री है तो उनका सपोर्ट करता है। टर्की में जब वहाँ भूकंप आया था तो हमारे बहुत सारे लोग उस वहाँ मदद करने भी गए थे, बट वो फिर उसने उसका एहसान कोई ख़ास नहीं माना, ठीक है कि नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग क्या है कि हमारा कंट्री ऐसे है कि किसी को भी मदद करने के लिए आगे आता है। फिर अभी वो फिर से गेहूँ मांग रहा था, तो हमने कहा हम गेहूँ नहीं दे सकते, ब्रेड लेना हो तो ब्रेड ले लो। तो ब्रेड महंगा पड़ता है तो वो ब्रेड लेने को तैयार नहीं। ना इम्प्रूव्ड क्वालिटी, तो अगर आपका शिपमेंट में एक सेब भी खराब निकल गया तो पूरा का पूरा शिपमेंट रिजेक्ट हो सकता है। और कहीं दूसरे देश में जब आप कोई चीज़ भेजते हो तो हमारे यहाँ से भी बहुत मानकों से होता है, वहाँ पर भी उसको देखा जाता है। तो इसलिए वो 1.5 महीने के जहाज में एक भी सेब खराब नहीं होना चाहिए, ड्यूरिंग जर्नी भी नहीं खराब होना चाहिए। इसलिए कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, इम्प्रूव्ड क्वालिटी। सो हमारे यहाँ जो चाय हम इस्तेमाल करते हैं वो 350 रुपये किलो है, लेकिन इसी चाय का रेंज 15,000 रुपये किलो तक भी जाता है। जो दार्जिलिंग की सबसे बेहतर टी है वो एक्सपोर्ट कर दी जाती है, वो कभी आपको पीने को नहीं मिलेगी। तो हमारे देश में जो बहुत सुपीरियर क्वालिटी, ऐसा नहीं कि हम पैदा नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो सब कहाँ चली जाती, क्योंकि यहाँ के लोग वो ले ही नहीं सकते हैं। और अगर 1-2 लोगों की खरीदने की भी हैसियत भी है तो वो यहाँ के मार्केट में कंपनी क्यों उतारेगी, क्योंकि 1-2 लोगों के लिए तो कोई चीज़ बनाई नहीं जाती। मास लोग अगर खरीद सकें तब तो वो किसी शॉपिंग मॉल में भेजें, और नहीं तो कोई ब्रांडेड शोरूम होते हैं वहाँ फिर वो चाय आपको मिलेगी। बहुत ही ब्रांडेड होंगे तो वहाँ थोड़ी बहुत मात्रा में। बात समझ में आ रही नहीं। तो इस तरीके से improved quality, that is quality consideration of crop, varies from crop to crop. अगर मान लीजिए व्हीट है तो उसकी बेकिंग क्वालिटी देखी जाएगी। व्हीट में क्या आप देखोगे कि वो रोटी कैसे पकती है, यानी वो सॉफ्ट होती है कि उसमें ज़्यादा भूसा है, जो उसकी खली होती है ना ऊपर का चोकर, तो उसकी बेकिंग क्वालिटी देखी जाएगी कि इफ़ द ब्रेड इज सॉफ्ट आफ्टर बेकिंग तो उसे इम्प्रूव्ड क्वालिटी कहा जाए। अगर कोई चारा है पशुओं का तो उसमें हम देखेंगे उसमें प्रोफ्यूज घनी ब्रांचेस होनी चाहिए, पत्तियां ज़्यादा, डंठल नहीं होनी चाहिए। तो इम्प्रूव किस चीज़ को देखते हैं, गेहूं है तो उसमें हीरा ज़्यादा होना चाहिए। हीरा जानते हो, जो उसके अंदर कपाड़ को हीरा कहते हैं, तो हीरा ज़्यादा है तो गेहूँ अच्छा बना है, मोटा गेहूँ। तो व्हाट इज इम्प्रूव्ड क्वालिटी, सो इट डिफर्स फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, ठीक है। नाउ जैसे बेकिंग क्वालिटी किसमें चाहिए, बेकिंग क्वालिटी इन ग्रेन्स, जो ग्रेन हम लेते हैं या व्हीट, और बोलो प्रोटीन क्वालिटी किसमें चाहिए, प्रोटीन क्वालिटी, कैसी प्रोटीन है, इन पल्सेस। और तीसरी प्रोटीन क्वालिटी और ऑयल क्वालिटी, यानी किसी भी चीज़ में कैसा प्रोटीन है। तो अगर हाई क्वालिटी प्रोटीन है, प्रोटीन में भी 20 तरीके के अमीनो एसिड्स होते हैं, तो उससे अलग अलग तरीके के प्रोटीन बनते हैं। तो प्रोटीन क्वालिटी अगर अच्छी है तो दाल अच्छी मानी जाएगी। तो जैसे हम जानते हैं कि मैं प्रोटीन मेरा घर है सोयाबीन, तो सोयाबीन में क्या प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। बचपन में ये गाना हम लोग गाते थे कि नहीं, घेरा बना बना के, तो ऐसे कि तो मैं कार्बोहाइड्रेट मेरा घर है गेहूँ, ऐसे होता था। तो वो चीज़ है, तो प्रोटीन क्वालिटी किस में देखी जाएगी, पल्सेस में। और ऑयल क्वालिटी किस में देखी जाएगी, ऐसा तेल खिला पिला दो लोगों को कि 4 दिन बाद हार्ट अटैक से ही मर जाए, तो अच्छी क्वालिटी है। और ये प्रोटीन खिला के कहते मेरे यहाँ की दाल खा के बड़ा हुआ, देखो कितना लंबा हुआ जा रहा है, क्या प्रोटीन है हमारे यहाँ का। प्रोटीन क्वालिटी बढ़िया हुई कि नहीं, ग्रोथ बढ़ती चली जाए तो वाह क्या प्रोटीन है। और मान लीजिए तुम्हारे यहाँ का गेहूँ खाए और दिन भर लेबर काम करता है तो वाह कितना काम कर रहा है, यहाँ का गेहूँ खाता है। तो कार्बोहाइड्रेट से पता चलेगा कि अच्छा ग्रेन है तो कार्बो शक्ति होती है ना, कार्बोहाइड्रेट में एनर्जी, और ग्रोथ बढ़े तो क्या कहो, प्रोटीन। सब लोग जाएंगे सुहाना के पास, भाई कहाँ का प्रोटीन खाती हो,
अच्छा यहाँ का, हम भी वहीं से खरीदेंगे, उस किराने की प्रोविजन स्टोर की अच्छी है, तो ऐसा होगा कि नहीं। और कोई तेल कि पता चला बर्फ में लेटी है दिव्या आराम से, देखिए तो वही नहीं हो रहा है। कौन सा आईडी पोस्ट इशू है, इंसुलेशन बहुत अच्छा है, कौन सा तेल पीती हो, मूंगफली का तेल पीते हैं। तो ये चीज़ ऑयल क्वालिटी किस में देखी जाएगी, और जिस तेल से हार्ट अटैक ही हो जाए तो वो ऑयल क्वालिटी अच्छी मानी जाएगी कि नहीं, तो नहीं मानी जाएगी। तो ये सारी चीज़ देखी जाएगी। कहाँ की सब्जी भाजी, तो उसमें हम देखेंगे कि कितने विटामिन हैं, तो जो जिस चीज़ के लिए है वही चीज़ तो उसमें देखोगे कि नहीं। तो क्या देखा जाए कि ऑयल क्वालिटी किस में देखोगे, इन ऑयल सीड्स। बहुत सारा इतना सीड ले आया और 1 ही लीटर तेल निकला तो अच्छा माना जाएगा, तो भूसा ज़्यादा निकल गया, खली ज़्यादा निकल गई। इन ऑयल सीड्स। अब जरा देखो अगली चीज़ क्या है कि प्रिजर्विंग क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में क्या देखोगे कि कितने महीने तक वो प्रिजर्व रहते हैं, क्योंकि तुम्हें एक्सपोर्ट करना है, फ्रूट खराब नहीं होना चाहिए, तो इसलिए प्रिजर्विंग क्वालिटी। इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अगर अच्छे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा शिकायत रहती है कि खराब होनी, तो खराब नहीं होनी। तीसरी चीज़ देखिए, बायोटिक, ऐसा सीड हो या ऐसी फसल हो जो बायोटिक रेजिस्टेंट हो और एबायोटिक रेजिस्टेंस, यानी बायोटिक का क्या मतलब है, जैविक और अजैविक, ना उसको इंसेक्ट से नुकसान हो, उसके ऊपर एक ऐसा वैक्सी क्यूटिकल हो कि कीड़ा खाए तो वहीं मर जाए, अंदर तक जा ही ना पाए। और एबायोटिक फ्लड से, फ्रॉस्ट से, पाले से, सर्दी से, किसी चीज़ से नुकसान नहीं। ऐसी फसल है कि खड़ी है, सबके खेतों में पाला गिरा, रात को ठंडक पड़ी, सबकी खेत खराब हो गया, हमारी फसल लहलहा रही है। इसका मतलब है कि क्या बड़ी कड़ी धूप पड़ी और सबकी फसल मुरझा गई और हमारे खेत हरे भरे हैं, तो क्या कहा जाएगा कि सर्दी से, गर्मी से, पाले से, सूखे से बाढ़ आके बह गई, खेत खड़ा का खड़ा है, तो क्या कहोगे कि हम एबायोटिक रेजिस्टेंस, अजैविक प्रतिरोधी। और जैविक प्रतिरोधी, बहुत सारे कीड़े आ गए, वो टिड्डी दल आता है ना, लोकस्ट, तो यहाँ लोकस्ट बहुत आते हैं, तो सबके यहाँ खाना, लेकिन इन हमारे अनाज खाना है, बोले नहीं इसमें तो वैक्स बहुत ज़्यादा है, खाना मुश्किल है, निकल गया, वाह। तो ये चीज़ होगी, तो इसलिए फसल कैसी होनी चाहिए, सो इट शुड बी, क्रॉप प्रोडक्शन कैन गो डाउन बाय शुड नॉट गेट इफेक्टेड। हम नहीं चाहते कि हमारा प्रोडक्शन कम हो जाए, गेट इफेक्टेड बाय बायोटिक कंपोनेंट। उत्कर्ष, बायोटिक कंपोनेंट्स के कुछ नाम बताओ। जैसे नीमाटोड्स। नीमाटोड्स का मतलब ये नीमाटोडा है, तो जितने भी तुम्हारे नेमाटोडास हैं, तो ये नेमाटोडा हो गया। तरह तरह के वॉर्म्स होते हैं, ये पूरा नेमाटोडा रखा हुआ, तो कई तरीके के अर्थवॉर्म्स है, कुछ है, लिखा है कि नहीं, नेमाटोडा अलग अलग ग्रुप है। तो बहुत सारे के कीड़े होते हैं, तो वो तुम्हें पता हो, गोभी में भी कीड़े निकलते हैं, जो तरह तरीके के ऐसे छोटे छोटे कीड़े नहीं वो होते हैं, तो वो सब नहीं होना चाहिए। नीमाटोड्स कीड़ों का ग्रुप होता है, सब कीड़े का ग्रुप है कि नहीं, तो कीड़ों का ग्रुप है। नेमाटोड्स से नहीं होना चाहिए। देखो ऐसा कोई एस्कैरिस है, वो तो अलग अलग तरीके के हैं, और वो वाले तो जो अर्थवॉर्म है वो एस्कैरिस अलग ही ग्रुप है। तो नेमाटोड से नहीं होना चाहिए, या और किससे नहीं होना चाहिए, इंसेक्ट से। अदरवाइज जैसे आपको मालूम है कि व्हीट रस्ट है, या अलग अलग तरीके की डिसीज होती हैं अलग अलग प्लांट्स में, तो डिसीज नहीं होना चाहिए। तो क्या नेमाटोड से ये वायरस रेजिस्टेंस, जैसे आलू में वायरस लगता है तो वायरस रेजिस्टेंस होना चाहिए, और इंसेक्ट रेजिस्टेंट, इंसेक्ट उसे ना खा पाए। आपको मालूम है बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े वो प्लांट्स को खा जाते हैं, और उन कीड़ों को कौन खाती है, स्पैरो।
स्पैरो यानी गौरैया, जानते हो जो छोटी चिड़िया होती है। तो माओ जो था 1950 में चाइना में, उसने कहा ये गौरैया है, वो पेड़ों पे कुछ खा रही है, वो वहाँ का प्रेसिडेंट था। जैसे अभी शी जिनपिंग है, तो वो था, उसने कहा इन गौरैया को मारो, यही हमारा पेड़ खा रही है। लेकिन गौरैया क्या खाती थी मुख्यतः? वो कीड़ों को खाती थी, न मिलने पर ही वो दाना चुगती थी, वरना कीड़े खाती थी। तो उसने भी बोला 1 किलो गौरैया का $1 मिलेगा, $1 60 रुपए के बराबर होता है। तो वहाँ उसने सारे सैनिकों को काम में लगा दिया, पूरे दिन वो ले करके गुलेल गौरैया मारा करते थे, शाम को 6-7 किलो लाके दे दिया करते थे। तो चाइना से पूरी गौरैया खत्म हो गई, और गौरैया के खत्म हो जाने के बाद फिर क्या होगा बताओ? फैमिन आ गया। कीड़े बढ़ते चले गए, उन कीड़ों ने क्या पूरा खेत खा लिया। अब कीड़ों ने जब खेत खा लिया तो उगाई नहीं, सब फसलें खराब हो गई। तो उस समय फिर वहां पर 30 मिलियन यानी 3 करोड़ लोग मर गए उस सूखे से। फिर अब उनकी समस्या कैसे पूरी जाए? उसने कहा जमीन खोदो, जहां जो मिले, सांप मिले, चूहा मिले, खाओ, जिंदगी बचाओ। तब से चाइनीज आज तक सांप चूहे वो लोग जिंदा ही खा लेते हैं, ऑक्टोपस सब कुछ खा लेते हैं। मतलब इस तरीके से वो सब पूरा खाते हैं। समझ में आ गया? तो हम लोगों का वो नौबत नहीं आनी चाहिए कि हम ऐसी चीजें खाएं। हाँ ओके, ऐसे ठीक कर ना। अब देखिए ओके, नाउ ये देखो, तो ये लोग ऑक्टोपस खाते हैं, कुछ भी जितना मिल जाए, इनको ये नहीं है। बढ़िया अब बढ़िया। तो वो ऐसे होते हैं चाइनीज लोग, बढ़िया बढ़िया। उनकी बाजार में सब जिंदा मिलता है। तू मत दे, उल्टी हो जाएगी तेरे को। है कि नहीं? कुछ भी खाएंगे ये ऑक्टोपस, समझ में आया? हाँ, जिंदा खा लेते हैं सब। तो इट शुड बी फ्री फ्रॉम वायरस, बैक्टीरिया, इंसेक्ट, इन सबसे फ्री होगा। ये सब कौन से कंपोनेंट्स कहलाएंगे? बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक में नोएल क्या क्या आएगा? कंपोनेंट दैट इज क्लाइमेटिक, जो भी ऑड कंडीशंस हैं, दैट इज ड्रॉट। ड्रॉट का क्या मतलब है? ड्रॉट। सैलिनिटी का क्या मतलब है? नमकीन पानी, सॉल्टी वाटर, दैट इज सॉल्टी वाटर। और फिर इसके अलावा फ्लड भी आ सकता है, उससे भी रेजिस्टेंस होना चाहिए। नाउ फ्रॉस्ट का क्या मतलब है? पाला। पाला समझ में आ गया ना? बर्फ गिर गई पत्तियों पे, दैट इज फ्रॉस्ट। से कोल्ड से, हीट से, कोल्ड एंड हीट, इन सब से फ्री होना चाहिए। अगर ऐसी कोई आपके पास वैरायटी है सीड्स की या ऐसा पेड़ है तो अच्छा माना जाए। तो इसको कहेंगे क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। अब जरा देखें कि इससे क्या होगा। अगर वो इन सबसे रेजिस्टेंस है, देन आपकी क्रॉप वैरायटी भी अच्छी होगी, फसल खराब नहीं होगी, और क्रॉप का भी इंप्रूवमेंट, प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। नोएल, इससे क्या तुम समझती हो? 4th पॉइंट से जल्दी मैच्योर हो जाए, जैसे जल्दी हार्वेस्ट। प्राइमा फेसी तो यही
प्रथम दृष्टया यही सुनने में आता है कि भाई मैच्योरिटी ड्यूरेशन कम हो जाए, सो दैट इज चेंज इन मैच्योरिटी पीरियड। इससे क्या होगा कि आप ज्यादा फसलें उगा पाएंगे, मैच्योरिटी ड्यूरेशन। सो इफ फोटो पीरियड, जितनी देर में वो क्या कर रहा है, मैच्योर हो रहा है, इफ फोटो पीरियड इज लेस, तो आजकल तो ऐसा हो जाता है कि भाई आज बैगन हमने प्लांट है, एक हफ्ते में बैगन बड़ा होकर तैयार हो गया। अब कई लोग तो ऐसे होते हैं दिल्ली के आसपास इंजेक्शन लगा दिया, छोटा सा बैगन इतना बड़ा बन गया, इंजेक्शन लगा लगा के बड़ा कर देते हैं, हार्मोन डाल दिया अपने आप ही बढ़ गया। तो दैट इज चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। हम लोगों ने दिल्ली से खरीदा खूब चमकदार से, 200 रुपए किलो, थोड़े साल हो गए, 10 साल पहले की बात है, 200 या 150 रुपए किलो। और फिर खरीद के हम लोग छुट्टी चले गए, वो खाना ही भूल गए। जब आए किचन में वो वैसे ही चमकदार बिल्कुल। 2 महीने बाद हम दोनों ने कहा ये क्या है, भूख लगी थी, हमने कहा चलो यही काट के खा जाए। पूरा परिवार सब अस्पताल में 1 हफ्ते तक भर्ती, इतना चमकदार, पता नहीं क्या डाल के उसको बड़ा किया। तब से सेब देखकर हम लोगों को 5-6 महीने तक तो डर ही लगा, सेब ही ना खाओ इससे अच्छा। लेकिन आप समझ गए ना, तो उल्टा होगा, एन एप्पल तो मतलब अगर आप देसी चीज खा रहे हो, बहुत देख पॉम पेंट शो में ना जो दिखावे में कि बहुत अच्छी अच्छी चीज है, जो 2 पैसे सस्ती है उसको हार्मोन से नहीं उगाएगा, वो अपने आप उगाई है, वो असली चीज है। और जो महंगी बिक रही है खूब बड़ी बड़ी है, समझो इसमें कुछ घपला है, केमिकल डाल के उगाई। तो ऐसी चीज खाई जाए जो थोड़ा सा दिखने में देसी टाइप हो। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया, चेंज इन मैच्योरिटी पीरियड। सो फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग, ये पूरा कल्टीवेशन कहलाता है। द पीरियड, इसी को क्या क्या कहेंगे, इफ इट कैन बी डिक्रीज्ड देन योर प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड। सो लिखिए, शॉर्टर द ड्यूरेशन between sowing to cultivating, अगर ऐसा होगा, मोर द, इस सेंटेंस को पूरा करो, शॉर्टर द ड्यूरेशन, बोने से काटने तक जितनी कम ड्यूरेशन होगी सुहाना, मोर द मैच्योरिटी ये सही बता दी, मोर द क्रॉप्स यू कैन ग्रो पर ईयर। इतना मतलब ये स्कूल का प्रभाव है, इतना कैसे ही जानती हैं, मोर क्रॉप्स वी कैन ग्रो पर ईयर, उतनी फसलें हम उगा पाएंगे। अब जरा देखो, तो इस तरीके से so to, that is, multiple rounds of crops can be grown if shorter is the photo period। क्योंकि असली चीज फोटो पीरियड ही है, बोने से काटने के बीच का जो पीरियड है ना, जिसपे धूप पड़ रही, फोटो पीरियड समझते हो। सो इफ शॉर्टर इज द फोटो पीरियड देन मल्टीपल नंबर ऑफ क्रॉप्स कैन बी ग्रोन पर ईयर। इस सेंटेंस को बोलो नोएल। shorter is the photo period and multiple the number of crops। समझ में आ गई बात, ये चीज भी लिखो, इफ शॉर्टर इज मैच्योरिटी पीरियड, मैच्योरिटी भी लिख सकते हो या फोटो पीरियड, मल्टीपल नंबर ऑफ क्रॉप्स कैन बी ग्रोन राउंड द ईयर, round the year, and farmer can earn more number of bucks, और अधिक सिक्के खनखना सकता है, and farmer can earn more money so वाइडर एडेप्टिबिलिटी। अभिषेक आप इससे क्या समझते हैं, 5th पॉइंट। तो इसका मतलब तो वो कोई भी हैबिटेट में अडैप्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है।
सो इफ, ठीक है, डेवलपिंग सीड्स ऑफ सच वैरायटी, इस सेंटेंस को पूरा करो, डेवलपिंग सीड्स ऑफ सच वैरायटीज, करो वो तो गोवा रिटर्न हो गई, so that the crop can adapt गोवा गई दिखाएंगे, itself गोवा रिटर्न हो तो करे, डेवलपिंग द सीड्स ऑफ सच वैरायटी, हाँ, so that the crop can adapt itself in any so that the crop can be grown under any climatic condition or any soil, any type of soil. तो उसको क्या कहेंगे कि वाइडर एडाप्टिविटी, अपने घर के बाहर ही नारियल का पेड़ हम लगाएं, हम क्यों 30 रुपए का खरीद के पिए, नहीं, जो तुम साल भी तो लगता मान लो ऐसे लगाया जा सके। अब तो धीरे धीरे एडाप्टिविटी आ रही है, जोधपुर में ही केसर की खेती हो रही है, हो रही कि नहीं? सो केसर की भी हो रही, वो कमरे में एसी टेम्परेचर है, धीरे धीरे पानी का छिड़काव करता है, केसर उगाने ठंडक में। तो दैट इज डेवलपिंग, इफ ए क्रॉप कैन बी ग्रोन, कैसा उगाया जा सके बताओ, अंडर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, अगर ऐसा हो सके तो क्या होगा बताओ, तो फिर तमिलनाडु के लोग यहाँ से गेहूं मंगा के खाएंगे कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचेगा? जोधपुर में भी नारियल, हम वहां से नारियल नहीं मंगाएंगे, वही यहाँ से गेहूं नहीं मंगाएंगे, अपने अपने ऐसा उगाओ खाओ। सो क्लाइमेटिक कंडीशन, भाई जोधपुर की थाली अगर देखो तो तुमको पता चल जाएगा कि जोधपुरी थाली में या राजस्थानी थाली में सब्जी का कोई स्थान नहीं है। यहाँ गट्टे के वाले दाल होगी जो बिना सब्जी की सब चीज होगी, यानी वो जो लड्डू भी होगा वो भी गेहूं का बना हुआ है, या हर एक चीज आप देखो, दाल बाटी चूरमा, इसमें कहीं सब्जी का कोई स्थान है? क्योंकि यहाँ सब्जी कभी हुई नहीं, तो यहाँ की थाली में सब्जी को कोई स्थान ही नहीं दिया गया। तो आप उस जगह से पता कर सकते हो कि खाने से पता कर सकते हो कि वहाँ उगता क्या होगा। सो इफ अंडर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, तो क्या होगा बताइए? देन, ठीक है, सो then different crops can be grown, be grown in different areas। 6 देखें, जो काजू 200 रुपए किलो केरल में, वो यहाँ आते आते 600 रुपए हो जाता है। ये सब ट्रांसपोर्टेशन का ही तो खर्चा है, या कहीं दूसरी जगह, और यहाँ पर अगर कोई चीज होने लगेगी तो फिर क्यों खर्च होगा? अब देखें, डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स दिव्या, व्हाट डज इट मीन? डिफरेंट क्रॉप्स, दैट मीन्स सबके अलग अलग एग्रोनॉमिक कैरेक्टर है। मान लीजिए अगर आप कोई ऐसी चीज उगाना चाहते हैं जैसे चारा है या फॉडर है, तो उसमें आपको प्रोफ्यूज ब्रांचिंग चाहिए, खूब ब्रांच, क्योंकि पत्ती पत्ती चाहिए, तो प्रोफ्यूज ब्रांचिंग। और जबकि अगर आपका कोई सीरियल है तो उसके लिए लंबी ब्रांच है कि डॉफ में ही उसे अनाज दे दे, क्योंकि हम उतना ऊंचा करके क्या करें, बस इतने में ही गेहूं हो जाए, खूब लदा हो, हम इतनी स्टेम में क्यों खर्च करें पैसा? सो वो डॉफनेस विद हैवी ग्रेन्स ऐसा होना चाहिए कि नहीं? तो इसको कहते हैं कि एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स, जो खेती में हर चीज है, दाल है तो उसके मोटे वो कॉटिलिटन्स होने चाहिए, ये सारी चीज। तो tallness and profuse branching is necessary, tallness and profuse ब्रांचिंग, देविका किसमें नेसेसरी है बोलो? ब्रांचिंग इज नेसेसरी, बताइए किसमें? फॉडर, बताया करो, फॉडर, क्योंकि वो घना होना चाहिए। एंड डॉफनेस इज डिजायर्ड, डॉफनेस किसमें डिजायर्ड है? हाँ, एंड डॉफनेस
is desired in cereals. तो हमें ऐसे बीज उगाने होंगे। ये सब कौन करेगा? जो 12th बायोटेक से करेगा उसको 40,000 की सीधी नौकरी है, वो हाइब्रिड सीड्स उगाएगा, फायदा कमाएगा। सो इस तरीके से क्या होगा? सो लेस न्यूट्रिएंट्स आर कंज्यूम्ड बाय दीज क्रॉप्स एंड गिविंग हायर प्रोडक्टिविटी. This will lead to higher productivity. नोएल सिर्फ 6 पॉइंट्स के नाम बताओ. higher yield, improved quality, wider adaptability, maturity in short period, biotic and abiotic रेजिस्टेंट. resistance. ओके, अरविंद बताइए 6 नाम. हायर yield, improvement quality, biotic and abiotic maturity, मेच्योरिटी नहीं, रेजिस्टेंट. resistance, wider, बोलो आप. higher rate, quality, biotic and abiotic resistance, changing maturity duration, adaptability, डिजायर्ड एग्रोनॉमिक करेक्टर. ठीक है. नाउ हायर यील्ड और वाइडर एडाप्टेबिलिटी भी बोलो. इम्प्रूव्ड क्वालिटी, पहले 2 पॉइंट. higher yield to increase the number of crops per acre. क्रॉप प्रोडक्शन पर एकड़. सेकंड बोलो. Improve quality. It differs from crop to crop, such as protein quality in pulses. इम्प्रूव्ड क्वालिटी पे बोलिए. Improved quality, it differs from crop to crop, taking variety in wheat, oil quality in oilseeds, quality in proteins, or preserving quality in fruits and vegetables. बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंट. The crop should be resistant from biotic organisms, protection from virus, insects, and should be protected from नीमाटोड्स. नीमाटोड्स का मतलब जैसे कीड़े होते हैं. and should be prevented by abiotic components such as heat, cold, frost, and flood and drought. एंड वाटर लॉगिंग. Water levels. पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, है ना. ये सही है. नाउ इम्प्रूव्ड क्वालिटी एंड बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस. बोलो. improve quality. Improve quality, we should improve the quality of oil seeds, improve the quality of भाई बड़ी देर लगाते हो. आप बताइए. It depends on it's differ from crop to crop, just like baking quality in grains, protein quality in pulses, oil quality in oilseed, etc. And फ्रूट्स में क्या है? वो protein प्रिजर्वेटिव क्वालिटी. preservative quality in fruits and vegetables. ठीक है. Abiotic and biotic component. रेजिस्टेंट.
the crop production should be resistant from biotic components such like nematodes, viruses, and etc. And also from abiotic, just like floods, salinity, and drought, etc. Drought. Change in maturity duration. Biotic and abiotic resistant. बताना तो पड़ेगा, ऐसे बैठने से तो नहीं होगा ना. चेंज इन मेच्योरिटी ड्यूरेशन. Shorter the duration is there from sowing to cultivation will increase the crop production and फ्रॉम सोइंग टू कल्टीवेशन इतना ठीक रहेगा. वाइडर एडाप्टेबिलिटी. वाइडर एडाप्टेबिलिटी. Desired agronomic characters. बताइए. tallness and profuse branching is used in Fodder. fodder and desirable Desirable नहीं है. Desirable agronomic characters. during the short period ये नहीं है. बोलो. Desirable agronomic characters. tallness and profuse is necessary in fodder. Darkness is desired. This will be Roughness किसमें? हाँ. Desirable agronomic characters. Profuse branching. High productivity. Change in maturity duration. बहुत अच्छा बताया. सर गोल्डन रेवोल्यूशन किसके लिए होता है? क्या? गोल्डन रेवोल्यूशन गोल्डन रेवोल्यूशन पल्सेस के लिए. सर मैंने गूगल पे देखा हनी दिखा है हनी. अच्छा, उसमें लिखा हुआ है जो दूसरी बुक हमने देखी ना, इसमें लिखा है तो फिर ये गलत लिखा होगा. हम लोग फिर मैं भी देख लूँगा. ये देख ही लेते हैं. इसमें तो भाई अभी तो ऑन है टीवी. चलो ना. Golden revolution is for Golden revolution is for तो इससे पता ये एक बार में एक ही चल रहा है. गोल्डन रिवोल्यूशन इज फॉर. ये दिखाया है इसमें हॉर्टिकल्चर एंड हनी प्रोडक्शन. सही कह रहे हो, जबकि इसमें तार लिखी है. ठीक है. हनी प्रोडक्शन है. हॉर्टिकल्चर तो क्या चीज हो गई? सब्जियों का है ना. वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ही है. तो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स सही बताया. चलो, नाउ लेट अस राइट डाउन ए नोट ऑन क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट. राइट.
text questions. So how do biotic and abiotic factors affect crop production? So biotic, सर ये सेम तो थर्ड पॉइंट का वही है. हाँ, and abiotic factors degrade. पहली बात तो डिग्रेड कर देते हैं द क्वालिटी ऑफ क्रॉप. क्वालिटी ऑफ क्रॉप and also reduce, that is quantity of crop per acre. Quantity of crop per acre, दोनों ही काम ये करते हैं. आयोटिक, ये जैसे बायोटिक फैक्टर इंक्लूड्स, बायोटिक में क्या क्या आएगा? So biotic factors includes bacteria. फंगस लग जाती है प्लांट में, फंगस लग जाएगा. वायरस भी होते हैं, वायरस अटैक आलू में होता है. वायरस, नीमाटोड्स, इंसेक्ट्स. ब्लैक कलर का नाम. हाँ, नीमाटोड्स एंड कुछ कीड़े भी खा जाते हैं जैसे लोकस्ट, टिड्डी लोग. और अबायोटिक फैक्टर्स क्या हैं? इंक्लूड्स. हाँ, एबायोटिक फैक्टर में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? जैसे सैलिनिटी, वाटर लॉगिंग, ठीक है, ड्रॉट, फ्रॉस्ट, पाला लग जाए पेड़ों पे, पानी भर जाए, बाढ़ आ जाए. Includes water logging, frost, flood, मिट्टी बाहर ले जाए. सैलिनिटी का क्या मतलब है? खारा पानी. तो सैलिनिटी भी बढ़ सकती है, ठीक है. इसके अलावा हीट भी हो सकती है, ये फैक्टर, ठीक है. These are the factors responsible for cold and frost. Cold. Now, देखो ये बायोटिक फैक्टर से बचाव के क्या चीजें हैं? तुम पेस्टिसाइड्स का यूज कर सकते हो, या कुछ ऐसे भी चीजें होते हैं हर्बिसाइड्स, जो वीडिसाइड्स का यूज कर सकते हो. लेकिन इन सब से तो एबायोटिक से कैसे कोई बच सकता है? उसको तो नर्सरी में खेती करना पड़ेगा. क्या पूरे में तुम पर्दा लगा दोगे क्या? वो तो नहीं हो सकता. जानवर भी खराब कर सकते हैं, लेकिन बायोटिक और एबायोटिक में यही आता है. जानवर का क्या है? जानवर खा गया, मान लो गाय तुम्हारे यहाँ की फसल खा गई, बोले अब फसल खा के कहाँ जा रही है, दूध देके जाओ. 2 बाल्टी लेके पहुंच जाओ उसके पास. तो सेकंड क्वेश्चन, दैट इज What are the desired agronomic characters? ये हमने कवर कर दिया है. Profuse branching and the height. More height, tallness and profuse branching is needed in fodder, while dwarfness is needed in cereals. ठीक है. अच्छा, पहला था क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट. अब दूसरा क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट. अब सेकंड पॉइंट आया, क्रॉप तो ये काम जो क्रॉप वैरायटी मैनेजमेंट का, ये बायोटेक के स्टूडेंट्स करेंगे. इसमें किसान का कुछ लेना देना नहीं है. उसको तो वहाँ कहना है कि जाके कि मुझे संकर प्रजाति के बैगन के बीज दे दो. कहेगा हाँ ले जाओ, ये हाइब्रिड है. हाइब्रिड तो वो हाइब्रिड ले जाएगा. तो वो कुछ नहीं करना है. ये सब कौन कर रहा है? दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन. प्रोडक्शन मैनेजमेंट पढ़ो. अभी क्या पढ़ना चाहते हो? प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट लिखा है, प्रोटेक्शन में मैनेजमेंट लिखा है. क्रॉप प्रोडक्शन है ना? बुक में तो क्या चीज है बताओ, कहाँ गड़बड़ी है? बुक में आपने लिखा है 18 points थे सर. प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन. क्रॉप प्रोडक्शन ये हो गया. क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का पढ़ेंगे.
क्रॉप प्रोडक्शन और उसमें मैनेजमेंट करना है। यहाँ क्या लिखा है? तो कैसे इम्प्रूव किया जाएगा? मैनेजमेंट करके, मैनेजमेंट करेंगे अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट सेकंड पॉइंट है। बुक का क्या है? उसको आप मैनेज करो, अपने आप ही बढ़िया हो जाएगा। तो कैसे मैनेज करोगे? वो बताया दो चीज बताई गई है। तो पहला देखो, तो पहली चीज आपको क्या बताई गई कि दैट इज इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। फूड रिसोर्सेस, तो पहला क्या था? क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, जिसके बारे में आप लोगों ने 6 पॉइंट लिखे हैं। वो उसमें कौन कौन से 6 पॉइंट्स हैं आपको मालूम है? 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 6। अब है दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन। देखो, इम्प्रूवमेंट भी बोल सकते हो, और दूसरा नाम क्या है? उसी को मैनेजमेंट भी। तो इसमें दो चीजें करनी है। एक तो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, क्योंकि तुम्हारे सॉइल की भी सीमा है, सॉइल में जो होगा वही तो वो देगी। तो आप उसका न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करो। जैसे आपको बताया जाएगा कि मिक्स्ड फार्मिंग करनी है कि कैसे करनी है, ठीक है? तो वो सारी चीज करनी होगी। सो दैट इज न्यूट्रिशन मैनेजमेंट आएगा। और दूसरी चीज क्या आ जाएगी? दैट इज और भी चीजें आएंगी न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में। हम उसमें मैन्योर दें, फर्टिलाइजर दें। फिर इरिगेशन मैनेजमेंट। देखो, 7 डिफरेंट स्टेप्स हैं। ऐसे थोड़ी ये क्रॉप उग जाती है। आपको इरिगेशन करना है, सबसे पहला उसकी टिलिंग करनी है, फिर उसके बाद उसमें न्यूट्रिशन देना है, फिर उसमें सोइंग करनी है, फिर पानी भी देना है, फिर उसके बाद आपको वीडीसाइड, ये सारे भी हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड्स डालने हैं। ये सब करोगे तब जाके लास्ट में तुमको इसका फल मिलेगा। तो दैट इज एक इरिगेशन मैनेजमेंट भी आ जाएगा। पानी कैसे डालें, मैनेजमेंट। और फिर उसके बाद क्या आएगा? दैट इज क्रॉपिंग पैटर्न। हम अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न भी उगा सकते हैं। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में दो चीजें आती हैं, या तो आप फर्टिलाइजर ले लें और या फिर मैन्योर। तो मैन्योर से भी आप न्यूट्रिशन दे सकते हैं, क्योंकि जमीन के भरोसे नहीं रहा जा सकता। तुमको वो चीज बेचनी है ना, अपने घर के लिए तो नहीं यूज करनी है। उग गया तो खा लिया। तो मैन्योर, और दूसरा है फर्टिलाइजर, जिसको हम लोग खाद और उर्वरक भी कहते हैं। तो उर्वरक खरीदा जाता है, जैसे यूरिया, उज्ज्वला यूरिया ऐसे बाजार में आती हैं। और मैन्योर तो घर में बनाया जा सकता है। सब्जी को डिकम्पोज कर दो तो वर्मी कंपोस्ट इन सब करके हम बना सकते हैं। तो हम उसके बारे में देखेंगे। इरिगेशन में ड्रिप इरिगेशन टेक्निक है और स्प्रिंकलर इरिगेशन टेक्निक, उन दोनों के बारे में देखेंगे। और क्रॉप पैटर्न में भी बड़े सारे पैटर्न हैं। तो अगर हम देखेंगे तो इसमें आपको इंटरक्रॉपिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, ये सारी चीजें आएंगी जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दैट इज इंटर क्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग। और जो तीसरा नंबर है, अब जब आपके पास क्रॉप को आपने हार्वेस्ट कर लिया तो उसके बाद उसका प्रोटेक्शन रखोगे भी ना, तुरंत तो सब नहीं खा लोगे, साल भर तो रखोगे उसे खाने में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, कि पेस्ट ना खा जाए, चूहे ही खाते चले जा रहे हैं हमारी जगह, उगाया हमने, चूहे खा रहे हैं। सो क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। तो इन 3 हेडिंग को हमें पढ़ना है अगर ये चैप्टर पूरा करना है, जिसमें से एक फेज हम पूरा कर चुके हैं और दूसरे में यहाँ पर। सो उसमें क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में लेट अस सी कि न्यूट्रिशन मैनेजमेंट क्या है ना। क्या तुम्हें इस बात की जानकारी है कि जो प्लांट्स को 19 तरीके के मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, बाकी 6 तरीके के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ट्रेस न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए, उनके क्या क्या नाम है? चंदन बोला कि टेबल में है सब, इसमें ज़्यादा बोलना नहीं चाहते, अगले पेज में सब टेबल में लिखा हुआ है। तो इनकी बात सही है।
So let us see. That is crop production management. So crop production involves preparing of field to ultimately उसको हार्वेस्टिंग का सब कुछ है. So crop production involves various steps. That is as preparation of field, उसको टिलिंग कहते हैं. फिर उसके बाद क्या, एडिंग मैन्योर. एडिंग उसमें कुछ ना कुछ आप न्यूट्रिएंट्स या मैन्योर लिख दो. और फिर सोइंग. फिर इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीज. कोई ना कोई डिसीज होगा, डिसीज एंड पेस्ट, जो भी इंसेक्ट्स होंगे. पेस्ट का तो बाद में रोल आता है, जब इकट्ठा कर लो तब वो चूहे हुए खाते हैं. अब रोडेंट्स. फिर इसके बाद क्या होगा, उसके बाद हार्वेस्टिंग होगा. एंड हार्वेस्टिंग भी करने में थ्रेशिंग उसी के साथ ही है, क्योंकि थ्रेशर से अनाज अलग भी किया जाएगा, तब जाके तुमको क्रॉप मिलेगी. तो ईच स्टेप इन्वॉल्व्स गुड मैनेजमेंट. ऐसा नहीं कि बहुत सारी मैन पावर लगा दी और 40 रुपए किलो गेहूं उगाया, 20 रुपए किलो बाजार में जा रहा है. तो तुम महंगा बैगन उगाओ और खाने में पता चले हमने घर में खेती में उगाया, 250 रुपए का एक बैगन खाने को मिल रहा. पूरे उगा डाला एक बैगन, 10 आदमी को दिखा रहा वो बैगन. तो इस तरीके से ईच स्टेप इन्वॉल्व्स वेरियस मैनेजमेंट, गुड मैनेजमेंट. ईच स्टेप इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट. जैसे कि फर्स्ट हमारा क्या है, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट. So, though soil is a source of nutrients, but additional nutrients are added to it to increase. एक है conventional process, लेकिन तुम्हें तो खेती बढ़ानी है ना. हम चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसे भरोसे में कोई, हम ऐसे तो नहीं है कि खाना बदोश खेती की जा रहे हैं. जैसे कि आप देखते नहीं है कि वो रोमिंग पर्सन है, यहाँ से वहाँ जाते थे, तो वो अपने आप ही जंगल में यहाँ से वहाँ जाते थे, खेती करते थे. वैसा हम नहीं कर रहे हैं, हमको तो एक जगह रह के करनी है. सो वी शुड, अगर अच्छी जमीन होगी तो वही तो किसान का धन है. सो न्यूट्रिशन, सॉइल इज ए सोर्स या होम ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बट न्यूट्रिएंट्स आर एडेड. सो मैन्योर और फर्टिलाइजर कैन बी एडेड टू सॉइल. ये सब ऐड किया जाता है soil to increase its productivity. Manure क्या है? Manure is a kind of compost. ये manure क्या है? Which is prepared from ये जो house waste है, farm. Yes, it is from house waste, farm waste, इन सबसे. It contains lot of organic material. तो इसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक मटेरियल होगा एंड इट इज लेस न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक. तुम ये सोचो कि ये जो मैन्योर है, गोबर की खाद है, या कुछ जो सब्जियों से जो खाद बनाई है उसमें नाइट्रोजन ही हो या फास्फोरस हो, तो कुछ भरोसा नहीं कर सकते. उसे पता नहीं क्या होगा, होगा तो बहुत थोड़ा थोड़ा होगा. फिर मैन्योर हमारी सॉइल का क्या करता है, टेक्सचर, उसकी गुणवत्ता को वो क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, सुधार देता है. ठीक है ना. और उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ा देगा. और जो रूट्स है, अगर हम मैन्योर डालेंगे तो क्या उनको परकोलेट, सांस अच्छे से आएगी. सो दैट इट मेक्स द सॉइल पोरस. ये क्या कर देगा, सॉइल को पोरस बना देगा. तो ये सारी चीजें. मैन्योर कैन बी एडेड टू एनी लार्ज अमाउंट टू सॉइल. जितना चाहो उतना मिला लो. एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट.
तो किसानों के लिए क्या है? और even the waste materials are generated in farms throughout the year. So the problem of उन सब के जो अल्टीमेटली डिस्पोजल करना है कि नहीं, उसकी भी समस्या खत्म हो जाएगी अगर आप उससे मैन्योर बना रहे हो। सो देयर आर वेरियस मशीन्स which can be used as compost, can be used, otherwise compost pit also can be made। पिट बना लिया जाए, उसी में एक तरफ से आप डालते जाइए, तो उस तरीके से गोबर गैस प्लांट आपने देखा है, एक तरफ से गोबर डालते जाओ और बीच में एक ढक्कन रहेगा, तो ढक्कन में क्या होगा बताइए? यहाँ पर ये ऊपर है, तो इसमें आप ये डालिए और ये पूरा जमीन में एक ईंट का बना लीजिए और इस गोबर में ये एक लोहे का उल्टा ढक्कन तैरता रहेगा। और फिर इसके बाद यहाँ पर क्या होगा? ये यहाँ से जितना तुम डालोगे तो इस लेवल पर यहाँ पर कुछ निकलेगा कंपोस्ट, तो जो यहाँ डालोगे 1.5 महीने बाद यहाँ से निकलेगा। और मान लीजिए खूब गोबर इकट्ठा हो गया तो उसको सड़ेगा, और उस सड़ने के बाद फिर यहाँ से ये ढक्कन ऊपर होता चला जाएगा, इसमें गैस भर गई। तो अगर तुम्हारा कैनोपी ये तैर रहा है उसमें, तो ये खूब ढक्कन ऊपर, तो समझो पूरा गैस है, महीने भर खाना बनेगा। और फिर इससे, इस गैस से, इसमें मीथेन गैस है, इसको तुम्हारे रसोई गैस में गई गोबर गैस, और उस गैस से तुम अपना नाक बंद करके बढ़िया गैस में खाना बनाओ अच्छा, और वो गैस जलेगी, गोबर गैस, उससे लालटेन जलाओ, कुछ भी जलाओ। और मोदी सरकार ने आपको ये दे ही रखा है सिलेंडर, ये गैस चूल्हा दे रखा है फ्री की, गोबर गैस, और इसको कहेंगे बायोगैस प्लांट। समझ में आ गई बात कि नहीं? यहीं पे अपना बगल में टॉयलेट भी खोल लो उसका मतलब चूल्हे में यूज होगा, ईंधन का प्रॉपर यूज है ये। सो दैट इज गोबर गैस प्लांट या बायोगैस प्लांट। वो अगर आप सुलभ शौचालय खोल लो, जो आए उसको 10 रुपए दे दो, भाई हमारे आप बायो इतनी गैस बना रहे हो, हमारे घर की यूज होगी, पैसा दे दो। फिर आपको पद्म विभूषण मिलेगा संसद भवन। सर हमारे को बताओ सर, अभी तो आपने एक अच्छा आइडिया दिया, स्टार्टअप खोलेगा आगे देखें। सो भी है सर। अब देखिए व्हाट इज मैन्योर, जैसा कि कनिष्का मिश्रा ने बताया, तो मैन्योर क्या चीज है? इट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द फील्ड्स, produced in fields by organic waste, by decomposing। ऑर्गेनिक वेस्ट। वास्तव में जो यहाँ से निकल रहा है वो मैन्योर ही है, और सीधा ही खेतों में जाएगा। ये स्लरी है, ये सेम मतलब पानी भी मिला दिया, स्लरी अपने आप बह के खेतों में चला जाएगा। सो बाय डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल पील, फार्म वेस्ट है, और ये काउ डंग सबसे महंगी आती है। अगर आप देखोगे तो अमेजन में बहुत महंगी है, 90 रुपए केजी है। और गहलोत सरकार ने वादा किया है कि वो यहाँ के किसानों से 2 रुपए किलो काउ डंग खरीदेगी अगर वो जीत के आती है। इस प्रकार इस साल के 7 वादों में से रोज ऐड आता है टीवी पे। तो लेकिन वही अमेजन पे 60 रुपए 70 रुपए किलो वो बेचे चाहे जहाँ बेचे, ठीक है। इट कंटेन्स, जो मैन्योर है इसमें लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, और ये बहुत हल्की होती है। जैसे ये मैन्योर है तो इट इज सो लाइट, अगर इसको आप छू के देखें तो इट इज सो लाइट। देखो स्टार्टअप आइडिया है कि नहीं? सो इट इज वेरी लाइट, सर ये बनाया है, हाँ बनाए हुए प्रोजेक्ट में है ना? गोबर नहीं गंदा वेस्ट ये सॉइल नहीं है, ये रेत नहीं है, तो ये मैन्योर है। सर इसमें क्या क्या डाला? इसमें ये वर्मी कंपोस्ट से भी डिकम्पोज है, ये जो अर्थ वार्म होते हैं ना वो भी है, तो उससे क्या हुआ, ये धीरे धीरे लाइटर बनती गई। अभी इसमें क्या है कि अगर हल्का सा पानी डाल दिया जाए तो इसका बढ़िया टेक्सचर इसका आ जाएगा।
अरे स्टार्टअप फेल हो गया भाई का कोई काम नहीं है ऐसे घर पे उसका टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे गार्डन की सॉइल होती है ये उस तरीके की हो जाती है। ये मैन्योर ठीक है कि नहीं? और हाँ कैसे देखेंगे? तो इसमें क्या क्या चीजें हैं? सो इट हैज लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। देखो इट हैज लॉट ऑफ, ये सभी चीजें तो पेड़ की ही हैं, तो इनका जो डिकम्पोज होगा क्या वो प्लांट प्रोडक्ट नहीं होगा? ऑर्गेनिक का मतलब प्लांट प्रोडक्ट, ठीक है। अब मोस्टली अगर इसको पानी में डालो ये सब तैर जाएगी, ये ऐसी चीज है। और इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी लाजवाब होती है। पानी जमीन के अंदर परकोलेट नहीं होगा, सीप नहीं होगा, इसी में रहेगा। तो एक दिन अगर मैन्योर आपने डाल दिया या गोबर की खाद डाल दी तो 3 दिन तक प्लांट को पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे हम कोकोपीट यूज करते हैं, जो नारियल का जूट है उसका बुरादा। It is not specific. अगर तुम्हें छुट्टी जाना है तो कोकोपीट डाल दो अपने खेतों में, 1 महीने छुट्टी बिंदास। It is not specific. वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी गजब की है कोकोपीट, या नारियल। लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। अब ये क्या काम करेगा बताइए? इट हैज गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। उत्कर्ष लिखो, वाटर होल्डिंग Capacity. And it is कैपेसिटी। not specifically rich in particular. It is not a nutrient specific, as compared to fertilizer. मतलब स्पेसिफिक नहीं है कि हम बाजार से तो जाके फॉस्फेट वाली खाद ले सकते हैं, नाइट्रोजन ही ले सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं, मैन्योर में जो है सो है। अब इसलिए इट इम्प्रूव्स texture of the soil soil, and make it the is soil free of cost, and make the soil porous. free of cost। समझ में आया कि नहीं? और इट ऑल्सो इज द पार्ट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। यदि अगर अपनी जमीन को तुम किसी के भरोसे छोड़ना चाहते हो तो मैन्योर के भरोसे छोड़ सकते हो। उसमें बहुत नीमाटोड होंगे और खूब उसमें वो उसकी जमीन की नमी को बढ़ा के रखेंगे। इट इज ए हाउस ऑफ अर्थवॉर्म्स विच आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स। इट इज इनहेबिटेड, नेचुरल इनहेबिटेड, इसका घर है ऑफ earthworm। So any large amount of manure can be added to field, it does not harm it। जबकि यूरिया ज्यादा डाल दोगे तो पौधे जल जाएंगे। Any large amount of manure can be added to field। There is no It does not harm the crop. harm crop। ठीक है, 2 लाइन यूरिया के बारे में भी लिखो। फर्टिलाइजर Are produced so in it is factories. produced in Factories. factories। It is not an organic material. It does not contain, Any organic material. बिल्कुल अच्छा, contain any organic material। specific nutrient। It can harm It is nutrient specific। and it can harm crop. If it is sprayed in a large amount, then it can harm the crop. स्पेसिफिक है और ठीक है। इट इज परचेज्ड बाय मनी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। Rich in nutrients। So फिर भी लोग फर्टिलाइजर को खरीदते हैं। उन्हें अभी तुरंत चाहिए, अभी फसल खड़ी हो जाए हमारी, वो ये नहीं सोचते कि सॉइल की कीमत पे ले रहे हैं।
अगर यूरिया डाल डाल के अपनी जमीन को ही आप मार डालोगे, सारे अर्थवॉर्म मर जाएंगे सब, तो फिर जमीन बेजान हो जाएगी, अंत में रेत बन जाएगी। लेकिन उन्हें आज अच्छी फसल चाहिए। सो इट हैज लॉन्ग टर्म बेनिफिट, इट हैज शॉर्ट टर्म बेनिफिट। यार लिख लें, इसमें क्या है? इट हैज long-term benefits. लॉन्ग टर्म बेनिफिट, और जबकि इट हैज Short-term short-term benefits. benefit. शॉर्ट term benefit. It cannot be used In large quantity. In excessive or in large quantity. If it does, then it can harm the crop. It is not sustainable agriculture. It is not a part of sustainable agriculture. ठीक है? It has no water holding capacity. थोड़ा सा डालने से क्या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी? मैन्योर तो तुमने ट्रक भर गिराया था, इसको छिड़क रहे, उससे क्या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी? वो भी पानी में घुल ही जाएगी। तो ठीक है, इट कैन नॉट बी यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटी। इतनी बात है। अब इनके डिफरेंस अपने आप 6-7 तो बना ही लोगे। Has lot of benefits.